हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी या साइंस के चैप्टर 8 को, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है वो बायोलॉजी का है, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं आपके इस चैप्टर से। ये चैप्टर अक्सर स्कूल में जो है बहुत ही आसानी से स्किप कर दिया जाता है या फिर बहुत ही नॉर्मल लेवल में आपको पढ़ाकर जो है उसको फिनिश कर दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में सारे चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। साथ में आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसा आपको सही लगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो कुछ पपीज़ हैं ये कहाँ से आए, इनका कैसे ग्रोथ हुआ, ये कैसे इंक्रीज़ किए, ये सारी पॉइंट्स जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हमें समझनी है। क्योंकि ये जो पपीज़ थे ये अभी पपीज़ हैं, बाद में ये भी एक बड़े होकर के जैसे ये बिग डॉग है वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बना कैसे, ये कैसे हुए, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो अभी क्या है कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या है हमें ये समझना है। तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देयर ओन टाइप। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो पपीज़ हैं एकदम सिमिलर हैं अपने मदर डॉग के जैसे, ठीक है, एकदम वैसे हैं। तो द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी उनके जैसे ही वो एकदम सिमिलर होते हैं। डॉगीज हैं तो डॉगी हैं वो डॉगीज़ के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। कैट्स हैं कैट्स के जैसे ही दिखती हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैं तो सभी ह्यूमन बींग्स के जैसे ही दिखते हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सबके लिए ब्रीदिंग होती है, यहाँ पर डाइजेशन होता है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। आपने क्लास 10th में अभी जो है इसके पहले चैप्टर आपने पढ़ा होगा डाइजेशन वगैरह, जिसमें रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। उसमें ये सारे ह्यूमंस के लिए तो बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है, नीड है उनकी बहुत ज़्यादा। लेकिन रिप्रोडक्शन की तो नीड नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स का एक बस नेचर होता है और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबका ये नेचर होता है। लेकिन क्यों इसकी ज़रूरत हुई, जैसे अगर कहा जाए कि जो डॉगीज़ है, ठीक है, ये अगर डेथ कर गया तो उसके बाद अगर नया डॉगी नहीं आया तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसकी जनरेशन कहाँ से आई, ठीक है, कैसे हुई। तो यानी कि हमें जो है या जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में अपनी कॉन्टिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हुई। सो वी कैन से दैट द फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पेशीज रिप्रोडक्शन इज नीड, है ना। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसीलिए हुई ताकि उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन की कॉन्टिन्यूएशन को वो बना सके, ठीक है। अब हमें नहीं पता था कि डायनासोर होते हैं, बट हमको उसके कुछ पार्ट्स मिले तभी तो पता चला कि उनके क्या है, वो डायनासोर थे, ठीक है। ऐसे बहुत से पुराने जो हैं एनिमल्स हैं जो बहुत सालों से आ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में भी है, ठीक है। हम थे, हमसे पहले हमारे पापा, उनसे पहले हमारे दादाजी, तो ये सारे जो हैं ये पूरी फैमिली जो है कॉन्टिन्यू है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन का यूज़ हुआ। तो रिप्रोडक्शन ये है कि ये ह्यूमन बींग्स का और लिविंग थिंग्स का एक नेचर होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें अपने ही जैसे टाइप के लोगों को रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो आगे की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए और रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। ये डीएनए क्या है आप इसके बारे में फैमिलियर होंगे, जानते होंगे, बिकॉज क्लास 9th में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. DNA means deoxyribonucleic acid molecules. तो आपने क्लास 9th में जैसे सेल्स पढ़ा था, ठीक है। सेल्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं एंड इस डीएनए के अंदर ही क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जो भी नेचर है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कुछ जो है स्वभाव आपके फादर से मैच करता है, कुछ जो है मदर से मैच करता है। तो ये कैसे हुआ, ठीक है, ये कहाँ से ये सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। तो
जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो इनहेरिटेंस मतलब हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स। तो डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड इट हैज़ ब्लूप्रिंट्स फॉर ईच स्पीशीज इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। यानी डीएनए के अंदर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, जीन्स के फॉर्म में होती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। यही कारण है, यही रीज़न है कि डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसके कारण जो न्यू जनरेशन ने ग्रोथ की, तो वहाँ पर जो भी उसकी क्वालिटी होगी वो दोनों पेरेंट सेल्स के जैसे होंगी, ठीक है, यानी कि मदर्स एंड फादर दोनों से मैच करती हैं। ये रीज़न है उनके अंदर पाए जाने वाले जीन्स के कारण ऐसा होता है। और क्लास 9th में आपने सेल्स के बारे में भी पढ़ा है। सेल्स के अंदर क्या होता है, सेंटर पे उसके न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो डीएनए और क्रोमोसोम्स एंड जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, डायग्राम आपके सेल्स का, ठीक है। सेल्स जो है यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में सेल जो है क्या है, डिवाइड हो गई है। ये है उसका वाइट वाला पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं और कहते भी हैं। और ये क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये जो आपके न्यूक्लियस होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यही कारण होता है कि ये जो है ट्रांसफ़र हो जाता है ह्यूमन बींग्स का। ये जो हाफ पार्ट होता है ये पेरेंट्स के फादर से, और हाफ पार्ट जो है वो मदर के सेल से, दोनों के सेल्स होते हैं। इनका हाफ पार्ट और इनका हाफ पार्ट जब मिक्स कर जाता है तो एक फुल सेल बनते हैं, और जिसके कारण जो है एक न्यू जनरेशन ग्रोथ करती है। देन आपको जैसे यहाँ समझना है डीएनए का कैसे यहाँ पे रिप्लिकेशन हो रहा है, देन वहाँ पे कैसे बन रहा है, डीएनए कैसे स्प्लिट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक सिंपल सा डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए पहले इसके एक ब्रेक हुए हैं, ये क्रोमोसोम्स, ये दोनों, ठीक है। देन ये क्रोमोसोम्स जो है अभी तो ठीक है, बट सिंपली कुछ टाइम के बाद ये क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, एंड ये आपस में फिर स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होकर के 2 डिप्लॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 डिप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आधे पार्ट्स जो होते हैं, आधे आधे दोनों मेल्स और फीमेल्स के एक कंप्लीट जो है एक बॉडी बनाते हैं, और जिससे एक नया बॉडी जो है बनता है, रिप्रोड्यूस बनता है, नया बेबी बनता है, जनरेट होता है। देन ये सेल्स जो है आधे आधे मिल के जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। आगे की चीज़ों को भी अभी आप समझेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको भले ही कम समझ में आ रहे होंगे, अभी आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन हम पढ़ते हैं क्या होता है यहाँ पे, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशंस होती है। सो अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू build copies of their DNA. This creates 2 copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. जैसे कि आपने इस फिगर में देखा कि यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में डीएनए आपका ऐसे रहते हैं, देन वो कुछ टाइम के बाद जो है स्प्लिट हो जाता है 2 डिप्लॉयड सेल्स में। ये एक सेल ये है, एंड एक सेल आपका ये वाला है, ठीक है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है, जो चीज़ उस डायग्राम में मैंने दिखाया आपको। देन आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं रिप्रोडक्शंस के टाइप्स, ये भी आपको समझना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एक एक पॉइंट्स को हम समझते हैं। एक चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेकेंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है आपका असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहला क्या होता है असेक्सुअल में, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। मीन्स ये जो असेक्सुअल होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बायपेरेंटल होता है। व्हाट इज यूनिपेरेंटल एंड बायपेरेंटल? यूनिपेरेंटल का मतलब है कि सिर्फ एक ही पेरेंट्स के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी सिंगल पेरेंट ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
वो सिंगल नहीं बल्कि डबल होता है। वहाँ पर टू पेरेंट्स की नीड होती है, मीन्स एक फीमेल एंड एक मेल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक अकेली जो हैन मुर्गी है वो अकेला रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, एक अकेला गाय जो है वो अकेला रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, उसको दो की नीड होती है। तो उसी को हम बाई पेरेंटल कहते हैं। एंड यूनिपेरेंटल होता है आपके जैसे अमीबा वगैरह में यूनिपेरेंटल्स ही होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो यूनिपेरेंटल एंड बाई पेरेंटल्स ये डिफरेंस है सेक्सुअल और असेक्सुअल में। देन सेकेंड आपका असेक्सुअल में है गैमेट्स। क्योंकि ये आपका क्या है यूनिपेरेंटल्स है, इसका मतलब है कि कोई भी इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये आपका क्या है बाई पेरेंटल है, दैट मीन्स गैमेट्स प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। यहाँ पर ये कुछ टर्म्स है आपके कुछ माइंड में हो सकता है सेट नहीं हो पा रहे, लेकिन इसको आप सेट कीजिए तभी नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गैमेट्स का मतलब ये समझिए कि जो मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर जो एक सेल्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये उसकी बात की जा रही है यहाँ पर जो है। क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है मीन्स इसमें ना तो कोई मेल गैमेट्स होंगे और ना ही कोई फीमेल गैमेट्स होंगे। और ये आपका बाय पेरेंटल है तो यहाँ पे दोनों गैमेट्स का यूज़ होगा, देन यहाँ पे जाइगोट फॉर्म करेगा। यहाँ पर लेस वेरिएशंस होते हैं, बहुत ही कम वेरिएशंस होते हैं, सभी एक जैसे देखने को मिलेंगे। और इसमें मोर वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल बेस्ट है। आप देखते होंगे सबका चेहरा अलग अलग है, ठीक है, सब एक जैसे देखने में नहीं है। सबके पास ठीक है आँखें हैं, नाक है, मुँह है, कान है, पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर है कि ये ह्यूमन बींग्स के जैसा दिखता है। लेकिन वो ह्यूमन बींग्स एकदम सिमिलर उसके जैसा नहीं दिखता है ना। हम भी हैं, ठीक है, हम लोग भी रहते हैं जो आपके मान लीजिए ट्विंस नहीं है, ट्विंस में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्विंस को छोड़ के अगर आप कहेंगे तो जो भी आपके ह्यूमन बींग्स में होते हैं उनका जो है वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है, होता ही है सब में, ठीक है। कोई ब्लैक होता है तो कोई वाइट होता है, ठीक है, किसी की आंखें बड़ी हैं तो किसी की छोटी होती हैं, सबका फेस जो है वो अलग है, यानी कि मोर वेरिएशंस उनके बीच में होता है। बट इसमें बहुत ही लेस वेरिएशन होते हैं असेक्सुअल वाले में, ठीक है। जैसे एकदम सिंपली जैसे आप देखेंगे कि जो आपके अमीबा होते हैं वो आपको कभी पहचान में नहीं आएंगे कि ये आपका पहला अमीबा था कि दूसरा था। जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो जो आपका पेरेंट अमीबा है और जो आपका डॉटर अमीबा है वो दोनों सेम दिखते हैं एकदम। जैसे ही वो ग्रोथ करते हैं तो दोनों सेम दिखेंगे, बिल्कुल उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा, एकदम कॉपीज होते हैं उनके जैसे, फोटो कॉपी जैसे। और जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बॉडी ग्रोथ करके नया ऑर्गेनिज्म बनती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। सिंपल बॉडी डिज़ाइन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ना हाथ पैर मुंह कुछ नहीं, एक सिंपल सा बॉडी होता है। बट इसमें जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, ठीक है। एनिमल्स के भी क्या होते हैं, उसमें भी देखेंगे सबके लेग्स होती हैं, सबका अलग चेहरा होता है। ह्यूमंस में भी दो पैर दो हाथ है, सबका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन इनमें सिंपली एक अमीबा बनाना हो तो बस ऐसा गोला बना दिया, बन गया अमीबा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर उनका सिंपली बॉडी डिज़ाइन होता है। देन ये डिफरेंस है आपका सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पार्ट में मैं आपको जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी और प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में तो ये होता नहीं है। ये आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हीं में होता है। तो सारे प्लांट्स में भी नहीं होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी आप देख भी चुके हैं कि ये यूनिपेरेंटल होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस टू और मोर ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स ओन, ठीक है। सिंगल एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने जैसे ही क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक दो या दो से ज़्यादा भी बना सकता है। दिस इज सीन इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फ्यू प्लांट्स, ठीक है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सभी जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, उन सब में होता है। और कुछ मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं एंड कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सभी में, सारे प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है, प्लांट्स का भी अभी आप पढ़ेंगे। बट कुछ प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जनरली सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब
इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कैसा उसका बॉडी डिज़ाइन है उसी पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर अभी समझना होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो कई टाइप्स का होता है असेक्सुअल में। यहाँ पे फिजन होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है, यहाँ पे रीजनरेशन प्रोसेस होता है। तो वो कैसी उसकी बॉडी डिज़ाइन है ये उस पर डिपेंड करेगी कि वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा। ठीक है, उसकी बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है आपका फिज़न। फिज़न में ही दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है बाइनरी फिज़न। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी फिज़न होगा, और यहाँ पर आपका होता है मल्टीपल फिज़न। फिज़न्स के दो टाइप्स होते हैं। देन आपका होता है फ्रैगमेंटेशन, फिर आपका होता है रीजनरेशन, देन आपकी होती है बर्डिंग्स ऑन, एंड फिर होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे जो टाइप्स हैं ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप्स हैं। इनके बारे में हम अभी डिटेल से एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फिज़न। फिज़न क्या होता है। तो इन दिस एंड दिस इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ये इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सभी लगभग जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जो सेल्स होते हैं इन्हीं का डिवीज़न होता है। चाहे आप किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़िए, चाहे वो सेक्सुअल पढ़िए या असेक्सुअल पढ़िए, एट लास्ट में उसका एक ही रिजल्ट होता है कि न्यू बॉडी इंक्रीज करके एक नया बेबी बनता है। ठीक है, और वो बनता कैसे है कि दो सेल्स के डिवीज़न से बनता है। ठीक है, सेल्स के ही डिवीज़न से बनता है। अब वो चाहे वो यूनिपेरेंटल सेल्स का डिवीज़न हो या फिर बाई पेरेंटल सेल्स का डिवीज़न हो, ये आपके जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो सेल्स का डिवीज़न होना ज़रूरी है, मस्ट है। ये सेल्स जो है डिवाइड होते हैं, देन इनके न्यूक्लियस आधे आधे डिवाइड होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है नया बॉडी जो है बनता है। तो इन द मोस्ट पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म एज या डॉटर सेल। ठीक है, जो यहाँ पर जो भी स्प्लिट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म वो नए डॉटर सेल को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है कि व्हेन फिजन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स इट इज़ बाइनरी फिजन। तो ऐसा फिजन जिसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके थ्रू जो भी मतलब डिवीज़न हो रहा है सेल का, वहाँ पर सिर्फ जो है दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं बन सकते, इसीलिए इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो बाइनरी फिजन्स होता है इसका मतलब यही है कि जो सेल का डिवीज़न जब हो रहा है तो वहाँ पर दो टाइप के डॉटर सेल्स बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो मैनी मैनी बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीज़न एज लाइक फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम्स। इन सब में जो भी आपके होते हैं डिविजन्स होता है सेल का, वो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे अभी आप यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे अमीबा वगैरह का, यहाँ पर जो है सेल डिवीजन आपको दिखाया गया है। और दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर बुक। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक का ही ये डायग्राम है। तो यहाँ पर जो है अमीबा का बाइनरी फिजन कैसे दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट यू कैन सी दैट दिस इज अमीबा एंड दिस इज यूनिपेरेंटल, है ना। और यहाँ पर जो है इस पेरेंट का जो है डिवाइड होता है, देन ये सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे हल्का सा स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे लूज हो रहा है। देन ये आपका जो है इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देखिए एक ये वाला हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो चुके हैं। देन न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद उनका जो है बाहरी सेल का जो होता है, सेल्स के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें गोल्जी एपरेटस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल्स के अंदर।
लेकिन सेल्स के सेंटर पे यानी मेन जो होता है उसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा। देन उसके बाद जो है सेल्स के और भी चीज़ें जो होंगी डिवाइड होंगी। देन यहाँ पर पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, फिर सेल का डिवीज़न होता है, और सेल यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। देन ये अलग अलग होकर के हो गया। ये है आपका, इस पर आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन आपकी डॉटर सेल है, देन कौन आपकी पेरेंट सेल है। यानी कि पेरेंट अमीबा और डॉटर अमीबा को आप पहचान भी नहीं सकते, एकदम यहाँ पे कॉपीज़ होते हैं उनके। इसीलिए कहा जाता है कि ये एकदम सिमिलर सिंपल सा बॉडी डिज़ाइन होता है और एकदम सेम सेम कॉपीज़ होते हैं इनके। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर किसी भी दो तरह के आपको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सिंगल सा आपका अमीबा था, उसी का ही न्यूक्लियस आप अपने आप जो है स्प्लिट हो गया, और देन स्प्लिट होने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, वो अपना 2 पार्ट्स में बन के रेडी हो गया, और वहाँ पर आपका एक डॉटर और एक आपका पेरेंट सेल हो गया, और उस तरह से डॉटर और पेरेंट अमीबा बन के रेडी हो गया। देन यहाँ पर आप पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। तो क्या होता है कि व्हेन फिजन रिजल्ट्स मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, इट इज़ मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरियल पैरासाइट्स होता है। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट्स है जिसके थ्रू मलेरिया जो होती है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल फिजन का मतलब है कि ऐसा फिजन कि जिसमें जो सेल का डिवीज़न हो वो मल्टीपल टाइम्स हो। यानी सेल जो है वो सिर्फ आपका एक सिंगल जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक बार नहीं ब्रेक होता है। ये न्यूक्लियस आपस में जैसे ब्रेक हुए, ठीक है, ब्रेक होकर के यहाँ पर 2 बनाए, इसी के अंदर ही बनाए। देन ये आपस में फिर से स्प्लिट होगा और फिर ये बना करके 4th बना लेगा। ठीक है, 4 न्यूक्लियस इसके अंदर बन के 4 सेल्स बन गए। तो फिर से ये स्प्लिट होंगे, ये स्प्लिट होंगे, सभी स्प्लिट होते होते बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो फिजन होता है। मीन्स बहुत बार यहाँ पर सेल का डिवीज़न होता है। देन आफ्टर फेवरेबल कंडीशन डॉटर सेल सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल। एक फेवरेबल कंडीशन इनकी आती है कि ये जिस टेम्परेचर पर, जिस इन्वायरमेंट में ये अपने आप को लगते हैं कि हम अब सूटेबल हैं, देन ये स्प्लिट हो जाते हैं, अपना अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट सेल्स से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है आपका मल्टीपल फिजन हो रहा है इसमें। प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। यहाँ पर जो है ये बहुत सारे इसमें डिवीज़न हो रहे हैं। ठीक है, दिखे आप देख सकते हैं कितने सारे डिवीज़न हुए। देन जानते हैं इसमें क्या होता है, ये जो है लास्ट में जो है इस तरह से यहाँ से जो है स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है, और फिर ये अपनी फेवरेबल कंडीशन जब ये आती है तब ये फट जाता है और फिर बाहर निकल जाता है, और फिर अपना जो है एक अलग अलग जो है यहाँ पर क्या बनाता है, अपना अमीबा वगैरह जो है बनाता है। ठीक है, और सॉरी प्लाज्मोडियम वगैरह क्या होते हैं यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपके मल्टीपल फिजन्स होते हैं प्लाज्मोडियम्स में। देन आपको यहाँ पर पढ़ना है फ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन? देन ये होता क्या है, तो इन ये जैसे कि अभी आपने देखा फिजन्स जो थे आपके यूनिसेलुलर्स में थे। ठीक है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे कि आपके अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए कि एग्जाम्पल्स फिजन का एग्जाम्पल में क्या आएगा, बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल में क्या होगा, मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल में क्या होगा। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है याद करनी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन अमीबा। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, क्या लिखेंगे, बाइनरी की, फ्रैगमेंटेशन की, कैसे किस टाइप का उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें बाइनरी फिजन होता है, तभी आप उस पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सबके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। देन फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडीड ऑर्गेनिज्म सिंपल रिप्रोडक्टिव मैथड्स कैन स्टिल वर्क। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा होता है वो जो होता है बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रैगमेंटेटेड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, यहाँ पर कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइड हो जाता है, एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरिया simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. देखिए स्पायरोगायरिया क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझिए
कि ये स्पाइरोगाइरिया है, ठीक है। ये क्या होती है, ये ना अपने आप जो होती हैं कि ये स्प्लिट्स हो जाती हैं। जैसे पानी में आपने देखा होगा कि काई वगैरह जो होती है, ठीक है, वो क्या है, पैर पड़ा या फिर किसी चीज़ का उसके ऊपर जब जोर पड़ता है तो वो टूट जाती, ब्रेक हो जाती है। लेकिन देखते होंगे कि धीरे धीरे जो है वो आपकी काई है वो ग्रोथ करती रहती है। वही चीज़ ये स्पाइरोगाइरिया है, ये भी वही है, पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, और देन ये स्प्लिट जब होती है तो इसका न्यूक्लियस सबसे पहले स्प्लिट होता है, फिर इसका सेल स्प्लिट होता है, एंड ये स्प्लिट होकर के इस तरह से दो अलग डॉटर यहाँ पर जो है स्पाइरोगाइरिया बनाते हैं। ये भी आपका जो है फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन कैसा फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है कि स्पाइरोगाइरिया स्प्लिट हो रहा है, सबसे पहले स्प्लिट क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है। देन यहाँ पर जो स्प्लिट होने के बाद ये दो अलग से डॉटर स्पाइरोगाइरिया बनाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसमें जो भी आपका न्यू मतलब कि ऑर्गेनिज्म बनता है उसका जो है वो कहीं से भी स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन जब वो कहीं से भी स्प्लिट हो रहा है मीन्स उसके पूरी बॉडी में क्या है, सेल्स हैं, और पूरी बॉडी का जो सेल्स में जहाँ से स्प्लिट हो गया वो न्यूक्लियस भी स्प्लिट हो जाता है, और फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट आपका है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, देन मैं आपको समझाऊंगी। ये है आपका रीजनरेशन में एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया का। ये जो प्लेनेरिया है ना, ये क्या होता है, ये सिंपल सा रहता है, ये देन ये स्प्लिट हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया तो ये इसका ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट तीनों पार्ट्स अपने अलग अलग ग्रोथ करते हैं, देन ग्रोथ करके एक फिर से जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया बनाते हैं, न्यू प्लेनेरिया बनाते हैं। देन आपने देखा कि ये सिंपल सा एक प्लेनेरिया था, ये अपने आप जो है स्प्लिट हो गया, ठीक है, कट हो गया। देन ये कट होने के बाद जो है यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब आपके माइंड में एक बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा कि अगर ये भी कट होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो फ्रैगमेंटेशन में भी तो ऐसा ही हो रहा था कि उसमें भी जो कट हो रहा था वो आपका क्या हो रहा था कि ऐसे कट होकर के एक नया सेल डिवीज़न हो रहा था और फिर वहाँ से नया बॉडी ऑर्गेनिज्म बन रहा था। तो इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। देन यहाँ पर आपको नोट्स में एक पॉइंट मैंने बताया कि रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। ये जो रीजनरेशन आपने अभी देखा, जो प्लेनेरिया का जो स्प्लिटिंग हो रहा है, ये कोई एक स्पेशल सेल यहाँ पर डिवाइड होती है। वाइल इन फ्रैगमेंटेशन एवरी पार्ट पार्टिसिपेट इन फ्रैगमेंटेशन में जो ब्रेक्स होती हैं, जो सेल्स का डिवीज़न हो रहा है, वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी जगह से कट हो गया तो वो वहाँ से ग्रोथ कर जाएगा। बट रीजनरेशन का क्या होता है कि एक स्पेशल उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसका स्पेशल एक पार्ट होता है, ठीक है, उसको ऐसे कट करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसे कट करेंगे तो वो डेथ कर जाएगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको जब भी कट करना है तो वो कुछ इस टाइप से कट करना है कि जो सेल्स जो भी इसके कटिंग हो तो इसके सेल्स भी आपस में कट हो जाए, ठीक है। तो इसको कट करने के लिए भी एक मेथड होता है कि एक स्पेशल सेल ही इसका वर्क करता है जिससे क्या हो सके, यहाँ पे उसकी ग्रोथ हो सके। देन इस तरह से जो है यहाँ पर हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बडिंग क्या होती है, व्हाट इज बडिंग। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल सिस्ट और बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। जैसे आपको पता भी होगा कि बड मीन्स क्या होती है, कली होती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है कि यहाँ पर भी एक बडिंग या फिर सिस्ट लाइक का जो स्ट्रक्चर है वो एक जो भी बॉडी है उस पर वहाँ से ग्रोथ करने लगती है। देन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ पर सेल का डिवीज़न भी होता है और फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन सेल डिवाइड होता है और फिर दो अलग टाइप के वहाँ पर जो है बर्ड्स बन जाते हैं और फिर वो आपस में ग्रोथ करके अलग अलग हो जाते हैं। दीज बर्ड्स डेवलप
into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. For example, जैसे हाइड्रा और ईस्ट होते हैं, उसमें इसी टाइप का जो है रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये भी आपके बुक का ही डायग्राम है। यहाँ पर जो है हाइड्रा का डायग्राम दिखाया गया है। ये छोटा सा इसका जो है बर्ड यहाँ से ग्रोथ कर रहा है। ये बर्ड जो है कुछ टाइम के बाद यहाँ से अभी बर्ड इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ऐसे ग्रोथ करने लगेगा। फिर ग्रोथ करते करते ये एक बड़ा सा हाइड्रा बन जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये इससे अलग हो जाता है कट होकर के, और फिर यहाँ पर जो है ये एक अलग पेरेंट हाइड्रा बनती है और एक अलग डॉटर हाइड्रा बन जाती है। ये जो हाइड्रा वाला प्रोसेस आपका, इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो हाइड्रा है ये तो आपके कट होकर के अलग हो जाते हैं, बट मैंने एग्जांपल में आपको ईस्ट भी बताया ना, तो ईस्ट में क्या होते हैं कि जो ईस्ट होते हैं उसमें जो बडिंग प्रोसेस है वो होता है, बट वहाँ पे ग्रोथ करने के बाद वो आपस में जो है वो अटैच ही रहते हैं, डी अटैच नहीं होते। ठीक है, वो वहाँ पे ऐसे ग्रोथ करते रहते हैं और उसी में जो है बने रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दही जो है वहाँ पर आप देखते हैं ईस्ट के कारण ही क्या होती है, वहाँ पर दही आपकी बनती है। तो वो बनी कैसे, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बडिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये हाइड्रा में तो बर्ड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बट ईस्ट में नहीं होते, इस वजह से वो उस पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, वेजिटेटिव का मीन्स जो वेजिटेबल्स मीन्स प्लांट्स के अंदर का जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो इसी से होता है। ठीक है, सारे प्लांट्स में तो नहीं होते। ठीक है, प्लांट्स में भी सब अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, वो असेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या है, प्लांट्स हैव 2 पार्ट्स। ठीक है, जनरली प्लांट्स को आपको भी पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है वेजिटेटिव पार्ट्स एंड एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, इस पे होता है, इस पे रूट होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसमें सीड होता है एंड फ्लावर्स होता है। सीड और फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू जो है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और इसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होता है। और अभी आपको जो है असेक्सुअल पढ़ना है, मीन्स अभी आपको जो है वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स रूट से, स्टेम से और लीव्स से जो हो रहा है, ये आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, जो सीड्स और फ्लावर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होंगे वो अभी आपको नेक्स्ट, अभी इसी टॉपिक में, अभी इसी चैप्टर में, मतलब पार्ट्स में आप पढ़ेंगे, बट उसके पहले आपको असेक्सुअल वाला समझना है। तो यहाँ पर जो है रूट, स्टेम और लीव्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के लिए। तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जो भी यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा वो अगर उसके वेजिटेटिव पार्ट से होगा तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये जो है नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो पहले हम नेचुरल वाला पढ़ेंगे, देन हम आर्टिफिशियल को समझेंगे। तो नेचुरल्स वाले में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि इन दिस अ पोर्शन ऑफ पेरेंट प्लांट गेट्स डीअटैच्ड एंड इट्स डीअटैच्ड पोर्शन ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पर होता क्या है कि जैसा कि नाम है नेचुरली, ठीक है, तो नेचुरली ही यहाँ पर क्या होता है, अपने आप वो प्लांट जो है, या तो उसका रूट या फिर उसकी स्टेम या फिर उसकी लीव्स जो है वो अपने आप ही क्या होती है कि उसकी डाल से या फिर उसकी पत्तियाँ जो है वो नीचे गिर जाती हैं, जैसे कि एक प्लांट में होता है। ठीक है, वो अपने आप ही नीचे गिर जाएंगी या फिर नीचे अपने आप जो है आपके सॉइल्स में आकर टच हो जाएंगे, तो वो अपने आप ग्रोथ करने लगते हैं। तो इस टाइप ग्रोथ हो रहा है तो मीन्स वो भी आगे बढ़ के एक नेक्स्ट प्लांट बनेगा, तो वो इस तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन का ही कर रहा है। तो ये जो है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये कई टाइप्स का हो सकता है कि ये रूट के थ्रू भी हो सकता है, ये स्टेम के थ्रू भी हो सकता है और लीव्स के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो अपने आप होगा, नेचुरली होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इट कैन बी थ्रू रूट्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहेलिया, ये सब जो होते हैं इसमें जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है। ये अपने आप ही उसके जो रूट्स होते हैं वो धीरे
ग्रोथ करते हैं। देन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्वीट पोटैटो है ये क्या है, एक रूट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई फ्रूट नहीं होता, ये एक रूट है, ठीक है। एक प्लांट का रूट होता है और यही रूट्स जो होती हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं और न्यू प्लांट्स बनते हैं। फिर उस प्लांट में भी वो रूट ग्रोथ करेंगे, देन फिर से न्यू प्लांट्स बनेगा और उस रूट्स को हम निकाल लेते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने स्वीट पोटैटो को देखा भी होगा और उसको खाए भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो रूट्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रहा है और नेचुरली हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। ये जो है आपके स्टेम्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि आपका जो ये पोटैटो है, बनाना है, इट कैन बी थ्रू स्टेम, ठीक है। स्टेम के थ्रू भी होता है। पोटैटो बनानास वगैरह में जो रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर जो है उसके स्टेम्स के थ्रू होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आलू है, जो पोटैटो है आपका, वो एक क्या है, स्टेम है। वो रूट नहीं है। वो होता भले ही ज़मीन के अंदर, बट वो आपका क्या होता है कि स्टेम होती है। आपने देखा होगा कि आपकी जो पोटैटोज़ होती हैं वो घर पे अगर ज़्यादा दिन तक रख दिया गया, 1 महीने तक, तो उसमें से जो है कुछ बर्ड्स वगैरह निकलने लगते हैं, जिससे ग्रीन ग्रीन टाइप के, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो बर्ड्स होती हैं, अगर इनको ऐसे ही ज़मीन में रख दें या फिर इसको ज़मीन में ऐसे ही हम जैसे बीज लगाते हैं वैसे ज़मीन में इसको भी लगा दें कट करके इतने पोर्शन को, तो ये ग्रोथ करके एक न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है। अ न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोविंग फ्रॉम बर्ड, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर जो है ओल्ड पोटैटो ट्यूबर प्लांट इन सॉइल, ठीक है। ओल्ड पोटैटो को जो है उसको मिट्टी में, सॉइल में डाला गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा भी एक अनदर न्यू प्लांट वहाँ से ग्रोथ कर रही है। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आलू में जो है वो कई जगहों से जो है ग्रीन 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 निकलने लगता है, ठीक है। कुछ ग्रीन या फिर कुछ रेडिश टाइप का पोर्शन, वो क्या है, उसका बर्ड है। और वो बर्ड जो है वो ग्रोथ कर जाती है। उसे जब आप किसी मिट्टी में, सॉइल में दबा देंगे, कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रोथ कर जाएगा और बहुत सारे आलू के पेड़ हो जाएंगे। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है आपका नेचुरल रिप्रोडक्शन है। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेचुरल रिप्रोडक्शन आपके लीफ के थ्रू भी होता है। ये जो बुक में आपके डायग्राम दिया था ब्रायोफिलम, और ये बिगोनिया भी है, ये आपका जो है लीफ के थ्रू होने वाला नेचुरल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ब्रायोफिलम है, इसका जो ये पार्ट होता है ना, कॉर्नर वाला, ब्रायोफिलम की ये लीव्स हैं, ठीक है। ये इसका कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर जो है ये लीव्स में अंदर अंदर ग्रोथ करने लगती है। लीव्स का भी ये पोर्शन जो है ग्रोथ करने लगता है। देन ये ग्रोथ वाला जो पोर्शन है, ये जब पत्तियाँ जब नीचे गिरती हैं, ठीक है, सॉइल में, तो ये अपने आप जो है एक प्लांट में बन जाती, कन्वर्ट हो जाती, बिकॉज ये जो आपकी लीव्स है ना, ये आपकी क्या है, बर्ड्स होती हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने पोटैटोज़ में बर्ड्स देखा था, वैसे ये लीव्स की बर्ड्स हैं और ये बर्ड्स जहाँ पर भी गिरेंगी वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रोथ कर जाएगा। तो इस तरह से ब्रायोफिलम में क्या होता है यहाँ पे, और बिगोनिया वगैरह में क्या होता है, लीफ के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मीन्स ऐसा प्रोपेगेशन या ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में हो रहा है बट आर्टिफिशियली हो रहा है, यानी हम लोग उसको जो है अपने जो है हिसाब से उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो नेचुरली वाला तो ठीक है, वो नेचुरली ग्रोथ करता है, बट आर्टिफिशियल वाला जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है अपने हिसाब से उसको ग्रोथ करते हैं। तो ये क्या है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक रोजेज, लेमन ट्री और एग्रीकल्चरल प्रोसेस। जैसे कि पर्पजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये जो प्रोसेस हैं ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, या फिर कह सकते हैं कि ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि लेमन या फिर रोज़ जो होता है, ये जो आप देखे होंगे रोजेस जो होती हैं, उनके अगर आपने किसी स्टेम को कट करके ज़मीन में जो है सॉइल में ऐसे लगा दिया, कुछ टाइम के बाद एक नया रोज़ का प्लांट वहाँ पर ग्रोथ कर जाता है। ये जो आपका हो रहा है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, मीन्स एक नया रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। नया प्लांट ग्रोथ किया मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म बनी। तो ये बना कैसे, ये आर्टिफिशियली हुआ, ठीक है। हमने कट करके लगाया है, वो नेचुरली कट अपने से नहीं हुआ और अपने से नहीं ग्रोथ कर रहा है। तो
इसका यूज़ करके जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल जो पर्पसेस होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। एग्रीकल्चर्स में यही इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे रोज़ है, ठीक है, रोज़ में जो है आपने सीड्स नहीं देखी होंगी, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं और कुछ होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते, लेकिन उसमें भी तो रिप्रोडक्शन होता है और वो प्लांट भी नया न्यू प्लांट में ग्रोथ करता है। तो वो कैसे होता है, उसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये भी, इसके टाइप्स को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट होती है उसको क्या करते हैं कि उसमें जो न्यू प्लांट्स जो ग्रोथ करती है उसके रूट्स को क्या करते हैं, उस पर ऐसे ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, ज़मीन में वो ऐसे ऐसे लग जाता है। देन उसको फिर ऐसे ही ग्रोथ करने के बाद वो कट कट करके वो नया प्लांट बना देता है। ठीक है, तो इन दिस द साइड ब्रांच इज एक्सटेंडेड एंड अ पोर्शन ऑफ इट इज़ ब्यूरिड इनटू मड एंड देन इज लेफ्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है, मिट्टी में मड्स में उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं और कुछ टाइम के बाद जो है उसको ऐसे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इन मीन टाइम दैट ब्यूरेड पोर्शन डेवलप्स रूट्स, सो दिस साइड ब्रांच इज कट एंड प्रोपेगेटेड एज अदर प्लांट एज इट ग्रोज एंड फ्रॉम अ न्यू प्लांट। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद उसको कट करके हम एक न्यू प्लांट में जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैस्मिन है। ठीक है, जैस्मिन के जो प्लांट्स होते हैं वो उसमें आपका इसी टाइप का प्रोपेगेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द प्लांट ऑफ जैस्मिन। जैस्मिन में क्या होती है कि इसके जो ब्रांचेस होती हैं, इस ब्रांच को जो है ऐसे करके ऐसे नीचे साइड में ला करके उसको ऐसे ही मिट्टी में जो है सॉइल में क्या करते हैं, दबा देते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये स्टेम था, लेकिन इस स्टेम में से क्या है, रूट्स निकलने लगती हैं और फिर इसको क्या करते हैं कि ये रूट्स बन जाता है और फिर उसके कारण ये एक नया प्लांट बन जाता है। देन इसी टाइप का बहुत सारे ब्रांचेस उसके क्या करते हैं, ऐसे सॉइल में ऐसे दबा देते हैं। फिर उसके बाद इस पोर्शन को कट करके अलग कर देते हैं। देन ये आपका नया प्लांट ग्रोथ कर जाता है। तो ये आपका क्या है, न्यू प्लांट है। देन दिस इज ऑल्सो न्यू प्लांट और ये आपका पेरेंट प्लांट था। ठीक है, तो इस पेरेंट प्लांट से ही न्यू प्लांट्स बना सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से जैस्मिन में जो है इसी टाइप का जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्राफ्टिंग। व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग। जैसे ग्राफ्टिंग के लिए अगर आपको समझना है तो सबसे पहले एक बात सिखाती हूँ, आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है मान लीजिए आपको मीठा जो है टेस्टी मैंगो खाना है। ठीक है, और साइज़ में आपको बड़ा मैंगो चाहिए। तो आप चाहते हैं, जैसे आपके पास 2 प्लांट है। ठीक है, एक मैंगो का एक प्लांट ऐसा है, एक ऐसा ट्री ऐसा है, सॉरी प्लांट नहीं ट्री होगा। ट्री एक ऐसा है जिसमें क्या है, बहुत ही बड़ा मैंगो लगता है लेकिन टेस्टी नहीं है, मीठा नहीं है। और एक आपके पास मैंगो का ट्री ऐसा है जिसमें बहुत मीठे फल लगते हैं, बहुत मीठे मैंगोज लगते हैं, बट वो क्या है, साइज़ में छोटा है। तो आपको अगर चाहिए कि आपका जो मैंगो हो वो खाने में भी मीठा और टेस्टी रहे एंड साइज़ में भी बड़ा रहे, तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पर आपका ग्राफ्टिंग प्रोसेस यूज़ होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो 2 प्लांट्स होते हैं अलग अलग क्वालिटीज़ की रहते हैं, उनको आपस में मिक्स करके उनकी क्वालिटीज़ को मिला दिया जाता है। देन एक न्यू प्लांट बनाया जाता है और फिर उस तरह से हमें बहुत ही अच्छा हेल्दी ट्री भी मिल जाता है और फिर वहाँ से हमें अच्छे फ्रूट्स भी अचीव होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेम ऑफ अ पेरेंट प्लांट इज कट कॉल्ड अ स्टॉक। ठीक है, जहाँ से कट किया जाता है पेरेंट प्लांट से उसे स्टॉक कहा जाता है और जिस जगह से कट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, वो पोर्शन जो है आपका वहाँ से कट किया जाता है। एंड अ कट पार्ट ऑफ अनदर स्टेम ऑफ अनदर प्लांट इज बॉट एंड बोथ आर टाइड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। फिर क्या करते हैं, जैसे 2 प्लांट्स है, ठीक है, एक प्लांट्स की रूट को कट करते हैं, देन एक प्लांट के स्टेम को कट करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर उसको क्लॉथ से बांध देते हैं। देन इट इज़ लेफ्ट फॉर फ्यू डेज, उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख देते हैं। इन मीन टाइम, ठीक है, बीच में फिर क्या करते हैं, वी सी दैट इट ग्रो एज अ वन प्लांट। हम ये देखते हैं कि बीच में कुछ टाइम के बाद जो है ये एक नया प्लांट में ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, जैसे आपका मैंगो ट्रीज और लेमन्स में होता है।
जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है 2 टाइप के प्लांट्स का पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। स्टॉक का मीन्स आपको पता है जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो स्टॉक होता है, ठीक है, जैसे रूट से जहाँ से कट किया गया है। देन आपका ये वाला पोर्शन जो है स्काइन जो है, ये वाला पोर्शन कट किया गया है आपके स्टेम से, ठीक है। दोनों ही अलग अलग प्लांट्स थे। एक आपका हो सकता है कि मीठा वाला मैंगो और एक आपका बड़ा वाला जो मैंगो देता है वो वाला प्लांट है। दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से कट करने का भी एक प्रोसेस है कि ऐसे कट कीजिए कि दोनों आपस में फिक्स हो जाएं। ये नहीं कि उनको आपस में ऐसा जोड़ा कि वो आपस में अपने आप ही अलग हो जाएं, ठीक है। देखिए कट भी कैसा किया गया, इस टाइप का कुछ वी टाइप का पोर्शन कट किया गया है। देन इसमें ये आसानी से उसके अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। देन ये फिट तो हो गया, बट इसको क्या करते हैं कि अच्छे से टाइटली किसी क्लॉथ की हेल्प से क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहीं से उसकी जो है दूसरी जो है वो स्टेम्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके साइड से यहाँ से धीरे धीरे ये जो है ग्रोथ कर जाते हैं और ये आपका एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से आपका जो है ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या प्रोसेस पढ़ेंगे, कटिंग को पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ कटिंग। कटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जैसे रोजेस होते हैं, रोज़ का जो पोर्शन आप कट कर दिए, ठीक है, उसकी स्टेम कट कर दी या फिर आपने उसकी रूट को कट कर दी और दूसरी जगह पर कहीं सूटेबल जगह पर आपने लगा दी, तो वो क्या करती है, ग्रोथ कर जाती है और न्यू प्लांट वहाँ पर न्यू प्लांट बन जाता है। तो in this type of vegetative propagation, a piece of a stem or root of the source plant is placed in a suitable medium such as warm place, moist soil. तो जैसे कि कुछ गर्म जगह पर या फिर कुछ दलदली या मिट्टी वाली जगह पर उसको लगा देते हैं। इफ़ द कंडीशंस आर सुटेबल, अगर कंडीशन सुटेबल है, द प्लांट पीस विल बिगिन टू ग्रो एज अ न्यू प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट। तो नया जो है प्लांट ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट बन जाता है पेरेंट प्लांट से। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखें तो रोज़ और लेमन में आपने देखा होगा। जैसे एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये रोज का प्लांट है। इसका हमने ये वाला पोर्शन कट कर दिया, देन इस कटिंग वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे सॉइल में लगा दिया। फिर आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद आफ्टर अ फ्यू डेज ये क्या करता है, इस तरह से एक न्यू प्लांट ग्रोथ करता है और ये देखिए एकदम अपने पेरेंट प्लांट से अच्छा ही बल्कि हो गया। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी प्रोसेस से हमने ऐसा किया, कटिंग के प्रोसेस से किया। तो इस तरह से भी एक न्यू प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो कैसे भी करके हमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना था, ठीक है। प्लांट को चाहे कट करिए, चाहे ग्राफ्टिंग, चाहे लेयरिंग, किसी भी प्रोसेस से हमें करना है, चाहे वो आर्टिफिशियली हो, बट ये पूरा चैप्टर ही है आपका रिप्रोडक्शन। मतलब किसी भी तरीके से जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, चाहे वो प्लांट का हो या किसी एनिमल का या फिर किसी ह्यूमन का या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये है लास्ट आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन parent plant produces many microscopic spores which when fully developed are shed off and under favorable condition develop into new organism। जैसे इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे कि आपकी जो रोटी है, ठीक है, मान लीजिए आपने अभी आज बनाई, ताज़ी ताज़ी है, बट अगर आप उसे जो है 3-4 दिन तक ऐसे ही रख दीजिए तो आप देखेंगे उसमें कुछ स्पॉट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्पॉट्स कहाँ से आए, आपने तो उसमें नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में अपने आप ही वो रखते रखते हो गया। तो वो कैसे हुआ, उस पर जो है स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि जो फंजाई वगैरह होते हैं आपके या फिर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको नहीं दिखते, वो उस पर जाकर के बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करके ग्रोथ करते हैं। देन उनकी ग्रोथिंग की वजह से ही क्या होता है, वहाँ पर वो जो रोटी है आपकी वो ख़राब हो जाती है, तो फिर आप उसे फेंक भी देते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड ऑन द हाईवे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, ठीक है, जैसे कि राइजोपस जो है वो ग्रोथ कर जाती है। यहाँ पर पहले आप डायग्राम से देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड के अंदर जो उसमें ग्रोथ कर रहे हैं फंजाई वगैरह, ये उसका है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या होती है यहाँ पे ना कि ये जो पोर्शन होती है इसके अंदर वाली, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होते हैं, बीज जो है वो बनने लगते हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये बीज होते हैं ये ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन आती है कि इस कंडीशन में जो है आप ये रह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है उस जगह पर पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, और जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर कंडीशन सही है वो वहाँ पर बैठ करके ग्रोथ करने लगते हैं, ठीक है। जैसे ताज़ी रोटी में तो नहीं लगेंगे, क्योंकि ताज़ी रोटियाँ होती है वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, लेकिन जो आपकी रोटी बासी हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो ये उस पर जा कर के, उस ब्रेड पर, उस रोटी पे, उस खाने पे जा कर के उसको क्या कर देते हैं, ये ख़राब कर देते हैं, वहाँ पर जाकर जो है अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, और टिनी बॉम्ब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रक्चर जैसे आप देखें अभी, ठीक है। द बॉल्ब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स, ठीक है। ये बॉल्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, फिर धीरे धीरे ये जो है एक सिंगल जो है राइजोपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द स्पोर्स आर कन्वर्टेड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम until they came into contact with another moist surface or and can begin to grow। फिर क्या होता है कि ये जो आपका स्पोर्ट्स है, ठीक है, कि जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, यहाँ से स्प्रेड होकर के ग्रोथ कर जाते हैं। ये जो आपके एक एक स्पोर्ट्स है ना, ये एक एक स्पोर्ट्स भी करते हैं कि आपस में ग्रोथ करके इसी टाइप का एक पूरा पूरा जो है एक वहाँ पे फंजाई बैक्टीरियाज वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो इस टाइप से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। इसमें क्या है, जैसे कि अभी तक आपने असेक्सुअल में देखा कि उसमें सिर्फ यूनिपेरेंटल होते हैं, ठीक है, दूसरे पेरेंट की हमें नीड नहीं है, हमें जो है इसमें जो है दूसरे पेरेंट उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, दो पेरेंट्स नहीं होते। बट ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बाई पेरेंटल होता है, ठीक है। जैसे इसमें जो है एक मतलब कि मान लीजिए उसमें तो जो अकेला अमीबा था वो ग्रोथ कर गया, अकेला स्पोर फॉर्मेशन ग्रोथ कर गया, ठीक है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह करके ग्रोथ हो गई। तो बहुत सारे प्रोसेस थे जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ों में, सभी प्लांट्स में जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबका बॉडी ऑर्गेनिज्म अलग होता है, ठीक है। कैट्स के जैसे दिखते हैं, डॉग्स के जैसे दिखते हैं, और जो आपके फंजाई है फंजाई के जैसे, अमीबा के जैसे, सबका अपना स्ट्रक्चर है, वो उसी के जैसा ही वहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा। अब अमीबा जो है वो अगर यूनिसेलुलर है तो वो जो है आपका बाइनरी फिजन ही करेगा, ठीक है, फिजन ही प्रोसेस होगा उसमें जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं सभी में अलग होते हैं। तो सेक्सुअल में जो ज़रूरत होती है वो दो अलग अलग सेक्सेस की ज़रूरत होती है, जैसे मेल्स एंड फीमेल्स की, ठीक है। मेनली यहाँ पर होता क्या है, सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सब में अलग होते हैं, ठीक है, सबका होगा। लेकिन यहाँ पर मेन आपको बस एक चीज़ समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि कैसा भी अगर आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल वाला, उसमें लास्ट में जो है फर्टिलाइजेशन होगा, देन वहाँ पर फ्यूज़न होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न होना मेल और फीमेल गैमेट्स का मतलब हो सकता है कि मेल के अंदर जो पाए जाने वाले पार्ट्स होते हैं उसे, और फीमेल्स के अंदर जो पाए जाने वाले पार्ट्स होते हैं उसे, ये दोनों का जब आपस में मिलना होता है तो उसके कारण फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन से एक नया जो है जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट से एक नया न्यू बेबी बनता है। बस मेन ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये सभी में होता है, सारे जितने भी आपके रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल वाले, सभी में ये प्रोसेस होता है। सभी में फर्टिलाइजेशन होगा, सभी में जो फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट प्रोसेस करके एक न्यू बेबी बनाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, चाहे वो ह्यूमंस का पढ़ेंगे चाहे हम प्लांट्स का पढ़ेंगे, सब में ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, ठीक है। इस केस में जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों की ज़रूरत होती है,
तो दे प्रोड्यूस गैमेट्स। ये गैमेट्स क्या है? गैमेट्स का मतलब होता है कि मेल्स के अंदर से जो प्रोड्यूस होने वाला पार्ट होता है या मेल्स का जो सेल होता है, और फीमेल्स के अंदर से जो सेल्स रिप्रोड्यूस निकलता है उसे कहा जाता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। विच फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्यूज का मतलब आपने 9th में पढ़ा होगा, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स होता क्या है? दो चीज़ों को मिक्स करना ही फ्यूजन है ना। आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में फ्यूजन डांस किया जाता है। कैसे होता है? उसमें फ्यूजन म्यूजिक करके, है ना, बहुत सारे सॉन्ग्स को मिक्स कर दिया जाता है तो फ्यूजन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि जब दो मेल्स मतलब दो सेक्सेस मीन्स दो मेल्स एंड फीमेल्स जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर करने चाहिए, दिमाग में आपके सेट हो गया होगा। देन हम यहाँ देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है आपके फर्टिलाइजेशन का सभी में काम आएगा, ठीक है। तो जाइगोट बनाना ही क्या है? फर्टिलाइजेशन है। तो फिर अब हम देखते हैं आगे की बात को, समझते हैं कि क्या होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, incorporate such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction, है ना। यहाँ पर जो है DNA का जो कंबाइनिंग होता है वो दो डिफरेंट लोगों से होता है। दो डिफरेंट मीन्स एक मेल और एक फीमेल से। when gametes of male and female combining during sexual reproduction to form a new individuals, जैसे कि आपका जो है इट रीस्टेबलाइजमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड DNA कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। मीन्स यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स का रीस्टेबलिशमेंट होता है, ठीक है। दोबारा जो है क्रोमोसोम्स आपस में मिल के एक नया जनरेशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स। वही चीज़ यहाँ भी होगा कि दोनों के सेल्स का डिवीज़न होगा। सेल्स में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, देन न्यूक्लियस दोनों के हाफ हाफ आपस में मिक्स करके एक फुल न्यूक्लियस बनाएंगे और एक न्यू बॉडी ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इस टाइप से जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जो है इस पॉइंट्स को अभी देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गैमेट्स के बारे में या फिर जर्म सेल्स के बारे में, ठीक है। माइंड में आपके ये चीज़ हो रहा होगा कि ये होता क्या है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। द जर्म सेल्स आर ऑल्सो स्पेशलाइज। ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये स्पेशल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि गैमेट्स का मतलब है कि मेल के पार्ट से निकलने वाली आपकी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाले पोर्शन को या सेल को, और फीमेल रिप्रोडक्शन से निकलने वाले सेल को हम कहते हैं गैमेट्स। लेकिन ये भी इनके टाइप्स अलग होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। There are two type of germ cells, one is female and another is male germ cell और गैमेट, ठीक है। एक आपका फीमेल और एक आपका मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट क्या होते हैं? दिस इज बिकम स्मॉल एंड लाइकली टू बी मोटाइल। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं और क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, छोटे हैं तो बहुत तेज़ तेज़ मूव कर सकते हैं फास्टली। लेकिन जो फीमेल गैमेट्स है जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है और ये क्या होता है, इसके पास फूड स्टोर होता है और ये मोटाइल नहीं होता, ठीक है। ये आपका जो है आपका फिक्स रहता है। जैसे कि इस एग को क्या करने के लिए स्पर्म जो है इसको आकर फ्यूज करता है, ये एग जो है स्पर्म के पास नहीं जाता, ये कभी नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमेशा ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी फ्यूज़न होगा तो एग को जो है वो सेल आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो आकर के फ्यूज़ करते हैं। ये एग और स्पर्म ये है क्या, ये पॉइंट्स भी अभी आप समझ जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले इस पार्ट में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इन प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर, ठीक है। आपने तब ये चीज़ देखी कि प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव एंड एक रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको पता है ना कि फ्लावर्स और सीड्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली आपको फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। तो फ्लावर्स में होता क्या है, फ्लावर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ सेपल्स,
पेटल्स, गाइनोशियम। व्हाट इज गाइनोशियम? तो गाइनोशियम जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है, किसी फ्लावर में। इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं और इसको हम कार्पेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है आपको सारे नेमिंग याद रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर एग्जाम में आपके किसी भी एक नाम से दे दिया तो आप सोचेंगे कि हमने तो सिर्फ गाइनोशियम पढ़ा था, ये पिस्टिल और कार्पेल्स कहाँ से आ गए। तो ये चीज़ आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका दूसरा आपका है एंड्रोशियम। व्हाट इज एंड्रोशियम? तो एंड्रोशियम आपका क्या है? एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी को ही हम मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही स्टेमेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंस आ रहा है, मेंस मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और इसके साथ ही फ्लावर्स में रिसेप्टिकल होता है। ये जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वैसे फ्लावर्स में, बट मेनली जो है उसमें आपको यही चीज़ समझना है कि व्हाट इज सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल्स, स्टेमन्स, रिसेप्टिकल, ये सारी चीज़ें होती क्या है ये जानना है आपको। तो स्टेमन्स में होता क्या है जनरली फ्रेंड्स, ये चीज़ जानिए कि स्टेमन्स एंड कार्पेल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स, ठीक है। ये जो आपके स्टेमन्स है और ये जो आपका कार्पेल्स है, कार्पेल्स या फिर आप पिस्टिल भी बोल सकते हैं या फिर गाइनोशियम भी कह सकते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमेंस को आप जो एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कह सकते हैं। ये वही पार्ट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। बाकी ये जो सेपल्स और पेटल्स वगैरह जो हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये बस फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और अदर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक फ्लावर के अंदर ये कहाँ पर आपने सेपल्स और पेटल्स देखे, इसको भी जान जाइए। तो जो आपका ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है जो आप देखे होंगे फ्लावर्स में, उसे हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कलियां जब होती हैं ग्रीन ग्रीन कलर की तो वो सेपल वाला पोर्शन है जो कि उसको कवर किए रहता है। देन आप देखते होंगे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स को, जो कलरफुल उसके जो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, मेनली आप पंखुड़ी उसे बोलते होंगे, जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं, पेटल, ठीक है। ये आपका जो बीच में जो आप देख रहे हैं ये फूला सा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्या, ये है आपका पिस्टिल, मीन्स आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को आप कार्पेल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है इसे हम ओवरी कहते हैं, और जो ओवरी जिस जगह पे क्या है स्टाइल से खड़ी है उसे हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ओवरी देख रहे हैं कैसे स्टाइल से खड़ी है, इसे स्टाइल्स कहते हैं। और ओवरी के जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। देन इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्या, फिलामेंट, ठीक है। ये जो आपका लंबा सा हिस्सा है ये वाला जो पोर्शन गया है ऐसे करके इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। देन फिलामेंट के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं एंथर, एंड एंथर के अंदर ही आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अभी आप इस चीज़ों को समझेंगे। ये आपका जो है एंथर और फिलामेंट मेनली आपके स्टेमन है, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसी भी फ्लावर की। तो ये सारे आपको चीज़ें देख के समझ में आ गई होंगी कि फ्लावर्स में क्या क्या चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देन हम अब एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये है आपका फ्लावर, एंड इस फ्लावर में आपने देखा कि हमने जो है दोनों को अलग अलग करके दिखाया, ठीक है। ये आपका फीमेल वाला पार्ट है गाइनोशियम, एंड ये आपका मेल वाला पार्ट है एंड्रोशियम, ठीक है। या फिर इसे आप कार्पेल्स या पिस्टिल भी कहेंगे, इसे आप स्टेमन्स भी कहेंगे। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, और नहीं हो गई है तो याद कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो आपका बीच वाला पोर्शन चौड़ा सा हिस्सा है, यही इसी को आपने जो है जूम करके मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, और ये आपका जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं ये जो आपका लंबा सा दिख रहा है इसे यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रही हूँ। तो ये आप देखिए कि ये जो आपका बीच में फूला सा जो हिस्सा है इसे हम ओवरी कहते हैं, एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इस ओव्यूल को आप जनरल अपनी लैंग्वेज में एग्स बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये फीमेल के अंदर होता है तो ये एग होता है, और इसका जो ये वाला पोर्शन है इसे हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। जो खड़ा है स्टाइल से, ओवरी जिस पोर्शन से खड़ी है उसे स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर का सबसे पोर्शन जो होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये पूरे कंसिस्ट होकर के आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आपके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपका है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आपका मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट जिस पर एंथर जिस पर टिका है उसे फिलामेंट कहते हैं, एंड एंथर के अंदर बहुत सारे मिलियंस में
पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं ना, ये जो है आपके पॉलन ग्रेन्स हैं। यही पॉलन ग्रेन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके रिप्रोडक्शन के लिए, और ये जो आपके एग्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। तो मेल का ये जो पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट्स में, और ये फीमेल का ये जो ओव्यूल्स, ये दोनों मिल जाएंगे, जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो एक न्यू फॉर्म करेगा, एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा, बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अभी आपको देखने हैं। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेल वाले में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन हम पढ़ेंगे पेटल्स। पेटल्स मीन्स जो कलरफुल पोर्शन था उसे पेटल्स बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, अगर एक आपका सिंगल आपका पेटल है तो वो पेटल है, पर आप देखे होंगे पंखुड़ी सिर्फ एक तो होती नहीं है, बहुत सारी होती हैं, कलरफुल्स होती हैं, तो उसे हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, क्रोला कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, दे आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये कलरफुल होते क्यों हैं, ताकि ये कलरफुल इसलिए होते हैं कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। दे सपोर्ट इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर्स के इनर पार्ट्स को ये सपोर्ट करती हैं। तो ये पॉइंट्स आपके पिस्टल के लिए है। देन आपको पढ़ना है सेपल्स क्या होते हैं। जैसे आपका पेटल्स जो था उसको अकेले जब वो रहेगा तो उसे तो आप पेटल बोलेंगे, लेकिन जब उसका ग्रुप होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, क्रोला। वैसे यहाँ पर आपको जो सेपल्स होते हैं इसके ग्रुप को आप कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है सेपल्स का, टू सपोर्ट फ्लावर्स, फ्लावर्स को सपोर्ट करना, टू प्रोटेक्ट इन मड कंडीशन। ठीक है, फ्लावर्स को जब वो मड कंडीशन में, सॉरी बड की कंडीशन में होती है तो उसे प्रोटेक्ट करना। मीन्स जब वो कली रहती है ना, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की रहती है, ऐसे ऐसे रहती है ना, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये सेपल ही है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा। अभी आप फर्स्ट वाले चैप्टर में देख चुके होंगे जिसमें आपने देखा होगा जितने भी एवरग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं सभी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर के अंदर होती है। मीन्स एंथर के अंदर, सॉरी क्या चीज़ होती है, पॉलन ग्रेन्स होती है। इस पॉलन ग्रेन्स को ही आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल होंगी रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप ये है फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो एंड्रोशियम के बारे में एक बार देख लेते हैं। क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अनदर एंड द फिलामेंट, सॉरी एंथर एंड द फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट मेनली इसी में ये होता है। ठीक है, एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, अभी आपने देखा पॉलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स, मैंने आपको बताया कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स थे उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो होगा आपका क्या होगा, मेल गैमेट होगा। और ईच मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स अ ट्यूब सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमेट्स। ठीक है, ये जो आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये जो एक आपका मेल गैमेट है ना, ये जो मेल गैमेट है बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं। ठीक है, ये जो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसके कारण जो होगा एक न्यू प्लांट बनेगा। तो सिर्फ एक जो आपका मेल गैमेट है इसके अंदर जो होते हैं ना वो दो आपके न्यूक्लियस होंगे, मतलब दो आपके सेल्स होते हैं और एक आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और ये जो दो सेल्स होंगे, दो मेल गैमेट्स होंगे, यही अभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, और एक न्यूक्लियस जो होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपके रिप्रोडक्शन के लिए। फीमेल का भी अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में तो इसको आप जनरली पिस्टल्स या कार्पेल बोलते हैं। अभी मैंने आपको जैसे दिखाई भी, फिर से दिखा देती हूँ कि इसका ये वाला पोर्शन स्टाइल होता है, सॉरी स्टिग्मा है। देन स्टाइल क्या है आपका, स्टिग्मा जिस जगह पर यहाँ पर क्या है खड़ा है जैसे वो आपका स्टाइल है। स्टाइल के नीचे वाला जो बड़ा सा पोर्शन है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या होती है, ओव्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो और ये वाला पोर्शन जहाँ पर ये आधार है इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है रिसेप्टिकल है आपका। और फिर इसके बाद जो है अभी आप एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप फिर से इसको जूम करके देखिए तो ये आपका गाइनोशियम है। गाइनोशियम में जो है यहाँ पर आपकी ये वाली पोर्शन स्टिग्मा है एंड ये स्टाइल है एंड इसके अंदर ये ओवरी है एंड ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल्स। मैं बार बार इस चीज़ को आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप फिर से समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है गाइनोशियम में। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स,
पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अभी आपने देखा कि फ्लावर के सेंटर में होती है, जो अभी आपने मेन डायग्राम आपके बुक में जो दिया है उसमें भी आपने देखा होगा कि पिस्टिल जो है मेनली बीच में रहती है। ठीक है, इसके टॉप पर क्या होता है, यहाँ पर स्टिग्मा होता है, और इसके स्टिग्मा जिस पे सपोर्ट होती है उसे स्टाइल कहते हैं, और इसके बेस पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। एंड ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और यही ओव्यूल्स जो हैं वो फीमेल गैमेट्स हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को हम समझेंगे। अब हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या है दोस्तों, इसे भी समझ लीजिए क्योंकि अभी आपको पढ़ना है मेनली। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो के अंदर जो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ स्टेमन ही होगा या तो सिर्फ कार्पेल ही होगा, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे द फ्लावर्स कंटेन आइदर स्टेमेंस और कार्पेल्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आपने देखा होगा पपाया, वाटरमेलन के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें या तो सिर्फ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो सिर्फ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों में से सिर्फ एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं, और अगर होंगे भी तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या है, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में आप जैसे समझ भी गए होंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों चीज़ें में से सिर्फ एक हो, और ऐसा फ्लावर बाईसेक्सुअल में जिसमें बोथ प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टेमन भी होगा और कार्पेल्स भी प्रेजेंट होगा। तो द फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स कॉल्ड इज बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जिसमें दोनों होते हैं, जैसे आपने रोज, हिबिस्कस, मस्टर्ड फ्लावर्स ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली जो आपकी हिबिस्कस होते हैं, अभी आप देखेंगे भी डायग्राम में कि उसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दिस इज द फ्लावर ऑफ पपाया। ठीक है, पपाया के अंदर ऐसे ही होते हैं, ये वाले पोर्शन जो है ये या तो फीमेल वाला फ्लावर होगा या फिर मेल फ्लावर होगा, इसके अलावा ये दोनों नहीं हो सकता है। इसमें एक प्लांट में दोनों चीज़ें कंसिस्ट नहीं होंगी, या तो फीमेल वाला पोर्शन होगा या तो सिर्फ मेल वाला पोर्शन होगा। एंड ये आपका जो है आप देख रहे होंगे, दिस इज हिबिस्कस। हिबिस्कस में आप देख रहे होंगे कि उसका जो ये आपका येलोइश पार्ट है ये आपका क्या है, आपका मेल वाला पार्ट है, और देन इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो हिस्सा है इसे आप बोलेंगे ये आपका स्टिग्मा है। ठीक है, ये आपका फीमेल पार्ट है, ये अंदर तक जो जा रही है ना, ये स्टाइल है इसकी, और ये स्टाइल ही नीचे जाकर आपकी जो है ओवरी से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि आपका हिबिस्कस में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपके जो है बुक में भी आपके एनसीईआरटी के यही चीज़ दी गई है, हिबिस्कस के बारे में ही दिया गया है, और आपको यही पढ़ना भी है। ठीक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में ही पढ़ना है। यूनिसेक्सुअल के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि उसमें एक एक चीज़ें होती हैं, अब हमको ये दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेप्स होती हैं, एक पॉलिनेशन होता है और एक फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में। ठीक है, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, मीन्स पहले पॉलिनेशन होगा, फिर देन फर्टिलाइजेशन होगा, और देन उसके बाद जाइगोट बनेगा, और फिर न्यू प्लांट बनेगा या न्यू सीड बनेगी। तो ये एक एक स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप 1 में आपको पढ़ना है पॉलिनेशन। तो क्या है पॉलिनेशन, इसे समझ लेते हैं। The process of transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower is called pollination। ठीक है, डायग्राम से आप इस चीज़ को समझिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर के अंदर का वो आपके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। देन यहाँ पर आपका पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। दो टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, देन आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ऐसा ट्रांसफ़र जो पॉलन ग्रेन्स का जो सेम फ्लावर्स में होते हैं। इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस इन द सेम फ्लावर देन इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स ओनली बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिर से वही डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि ये इसी फ्लावर का जो एंथर है वो इसी फ्लावर का एंथर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ही जा रहा है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं जा रहा है, इसीलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इफ़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर थ्रू वेरियस पॉलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट्स, बीज, वाटर्स, विंड, एनिमल्स एक्सेट्रा, देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आप डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं कि जब किसी वेरियस पॉलिनेटर्स, जैसे कि यहाँ पर पॉलिनेटर्स का काम कौन कर रहा है, ये बी कर रही है,
या फिर ये विंड के थ्रू भी हो सकता है, या फिर किसी भी टाइप का आपका हो सकता है पॉलिनेटर्स। जब वहाँ पर क्या हो कि किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स पर क्या करने लगे, जाने लगे किसी वेरिएट पॉलिनेटर्स के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं क्या, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पर जो एक फ्लावर का एंथर है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा कर के चिपक रही है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस pollen grains need to be transferred from the stamen to stigma. Fertilization is the act of fusion of male gametes form a zygote. Male gametes and female gametes मिलके क्या बनाते हैं, zygote बनाते हैं, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ होता क्या है, द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल्स। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाई पॉलन grain fuses with the female gametes present in the ovule. This fusion is of the germ cells or fertilizations gives us the zygote which is capable of to growing into a new plant. ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जाइगोट फॉर्म करके एक न्यू प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है डायग्राम है आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी की, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो आपका पॉलन ग्रेन्स है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही क्या होता है, रफ होता है, एकदम सूखा होता है, जैसे कि हवा में आसानी से उड़ जाए। और जो आपकी स्टिग्मा होती है फ्लावर्स की वो बहुत ही स्टिकी चिपचिपी होती है, इतनी चिपचिपी होती है कि उससे जो है आपका पॉलन ग्रेन्स है वो अपने आप ही क्या होता है, वहाँ से नीचे आ जाता है और फिर इस पर आकर के अंदर जो है चला जाता है। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पे, ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, एक बार में बहुत सारे निकलते हैं, बट उसमें सिर्फ केवल एक ही आपका होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आपके मतलब कि एक न्यू प्लांट को बनाने के लिए। तो ये आपका देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, दिस इज मेल जर्म सेल और ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है, पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू आपका ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा से होते हुए मेल जर्म सेल्स आ रहा है और यहाँ पर आकर के इस वाले फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, देन फ्यूज करके क्या बनाता है, एक न्यू एग सेल्स बनाता है। ठीक है, इस तरह से न्यू जो है सेल बनती है और न्यू जर्म सेल्स बन के रेडी हो जाती है, मीन्स एक न्यू प्लांट बनता है। तो आपके पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसे समझना है अगर आपको, तो एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी इस डायग्राम से। पहले देखिए कि ये आपका एक सिंगल पॉलन ग्रेन है। ठीक है, एक सिंगल पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है, जैसे बहुत सारे आपने बॉल के जैसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, बट उसमें सिर्फ एक सिंगल की अगर मैं बात करूँ तो वो इस टाइप का दिखता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये जो है पॉलन ग्रेन और प्लस ट्यूब न्यूक्लियस, ये दोनों फॉर्म करके जो है आपके क्या बनाते हैं, एक सिंगल आपका पॉलन ग्रेन बनाता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर जो होते हैं दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, ये जो आपके दो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं ये होते हैं, और मेनली एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जैसे कि उस फीमेल में आप देखेंगे अभी कि फीमेल्स में जो है ढेर सारे एग्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्स होते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे होंगे, बट मेन आपका सिर्फ और सिर्फ जो है एक फीमेल गैमेट होगा। एक फीमेल गैमेट जो होगा उसी के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। वैसे ही यहाँ पर जो है फीमेल में जैसे एक होता है, वैसे ही मेल्स में भी सिर्फ क्या होते हैं, एक ही होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये वाला जो होगा ये क्या करेगा, ये वाला जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इस वाले जो फीमेल के जो आपका ये वाला जो मेन फीमेल गैमेट है ये इसी को सिर्फ फ्यूज करेगा, और ये जो आपका ये दो जो आपका ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर जो ये दो ओव्यूल्स हैं वो ये इन दो स्पर्म न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक इस वाले ट्यूब न्यूक्लियस का मेन आपका जो मेन फीमेल गैमेट है उसका, ये दोनों मिलेंगे तो एक फर्टिलाइजेशन, एंड फिर ये दोनों भी जब आपस में मिलते हैं तो फिर से फर्टिलाइजेशन होता है और दो बार होता है। लेकिन जो मेन होता है आपका ये वाला, और यही वाला जो फॉर्म करेगा क्या बनाएगा, आपका एक सिंपल सा न्यू प्लांट बनाएगा, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इन दोनों से लेकिन जो फ्यूज़ होगा वो क्या करते हैं, वो जो है आपकी जो न्यू प्लांट बन चुके हैं, प्लांट तो नहीं है बट अभी जो न्यू सीड बनी है आपकी
उसको नरिशमेंट देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर अभी उसको बोया नहीं गया है, ज़मीन में लगाया नहीं गया, तब तक तो उसको सीड चाहिए ही चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो वो वैसे मिलता है। तो वही पॉइंट्स आपके यहाँ पे है डबल फर्टिलाइजेशन में। तो क्या होता है, आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पर जाएगी पॉलन ग्रेन्स, तो क्या होता है कि द ट्यूब न्यूक्लियस द ट्यूब सेल्स प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब्स द स्टाइल इनटू द ओव्यूल्स, ठीक है, यानी कि जो आपका ट्यूब सेल होता है वो आपके मतलब कि स्टिग्मा पर जाकर के स्टाइल के थ्रू जो है ओवरी तक पहुँचता है। तो द मेल गैमेट्स ट्रेवल्स अलॉन्ग द ट्यूब न्यूक्लियस, अब ट्रेवल्स कर रहा है अलॉन्ग द ट्यूब न्यूक्लियस थ्रू द पॉलन ट्यूब के थ्रू। तो आफ्टर दे रीच द ओव्यूल वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को लीड करता है। देन दिस इज फर्टिलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके कारण जाइगोट बनता है। बट द अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू इवेंचुअली फॉर्म एंडोस्पर्म, ठीक है, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया कि जो बच्चे भी आपके दो अलग से हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स, वो किसको फ्यूज करेंगे, पोलर न्यूक्लियाइज को, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाइज को फ्यूज करके क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, और एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सिंपली एक जाइगोट को। तो जाइगोट्स जो है वो डिवाइड होते होते जो है एम्ब्रियॉय बनाता है विद इन द ओव्यूल्स, ठीक है, द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियॉय, एम्ब्रियॉय को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। इवेंचुअली द ओव्यूल्स डेवलप्स एंड टर्न्स इनटू द सीड, ओव्यूल्स जो है वो लास्ट में क्या हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस सीड को नरिशमेंट कौन दे रहा है, जब तक उसको आप कहीं पर ग्रोथ नहीं लगा रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तब तक उसको नरिशमेंट जो है एंडोस्पर्म के थ्रू मिलता रहता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि डबल फर्टिलाइजेशन होने का। तो यहाँ पर यही दोनों जो आपके ये वाले जो दो स्पर्म सेल्स हैं वो एंडोस्पर्म बनाएंगे, और ये वाला जो है आपका ट्यूब न्यूक्लियस जो है मेनली यही जाइगोट बनाता है। तो अब जाइगोट बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला जो है आ रहा है ट्रैवल करके, मेन आपका यही है, और ये ट्रैवल करके इस वाले मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है, देन बनाता है जाइगोट, ये आपका जाइगोट बनाएगा, और ये जो दो अंदर है ये बनाएंगे आपके एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कई चीज़ें एक्ट होती हैं। क्या होता है, अब जो आपका सेपल्स है, पेटल्स है, वो तो आप नहीं देखते होंगे ना, क्या वो बीजों के साथ लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्या होता है, after fertilization the zygotes divide several times to form an embryo within the ovules. The ovule develops a टफ कोट, ठीक है, ओव्यूल्स बहुत ही हार्ड होती है, आपने बीजों को देखा होगा, बहुत ही टफ होती हैं, उसको आप जनरली तोड़ नहीं सकते, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड, और लास्ट में वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है। द ओवरी ग्रोव्स रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म ए फ्रूट, मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, एंड फॉलन ऑफ, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, सीड के पास क्या है, फ्यूचर प्लांट है ना, आपका सीड ही तो फ्यूचर प्लांट है। तो और क्या होता है, और एम्ब्रियॉय या फिर एम्ब्रियॉय भी आप बोल सकते हैं, विच डेवलप्स इनटू अ सीडिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, ठीक है, फिर वो डेवलप करता है, और इस टाइप के प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। ये सीड आपका धीरे धीरे जो है ग्रोथ कर रहा है अंदर ही अंदर, इस टाइप के प्रोसेस को आप जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से जो है हमने अभी आज ये चीज़ें देखी और समझी, और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो अभी तक आपने देखा कि सीड्स कैसे ग्रोथ कर रही है, तो आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जब कभी आप धान या फिर गेहूँ की बोरी में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको कुछ अजीब सा कुछ वहाँ पे इन्वायरमेंट लगेगा, कुछ ठंडा सा लगता है। तो ये ठंडा क्यों लग रहा है, बिकॉज वहाँ पर जो है रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो CO2 है आपकी वो इंक्रीज़ हो रही है, तो CO2 की वजह से तो वहाँ पर गर्म लगना चाहिए इन्वायरमेंट, बट वो जो है आपका अंदर का जो बोरे के अंदर का इन्वायरमेंट है वो अलग रहता है, इस वजह से आपको टेम्परेचर थोड़ा सा चेंजेस लगता है वहाँ पे। यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है, उस एम्ब्रियॉय को, इस जाइगोट को जो है नरिशमेंट आपके एंडोस्पर्म के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमने देखा कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हो रहा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।